मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इट मीन्स रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। बच्चों ये क्या है? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इस पूरे चैप्टर का बेस है। तो फर्स्टली हम इसी को अच्छे ढंग से पहले आपको समझाते हैं। इसके बाद इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दो साइंटिस्टों, कॉसेल, पहले साइंटिस्ट थे कॉसेल और लुईस, कॉसेल और लुईस ने मिलकर दिया था और कुछ फैक्ट्स बताए थे। वो फैक्ट्स क्या हैं? उन फैक्ट्स को हम क्रम से समझ लेते हैं और उन्हीं सारे फैक्टों को मिला करके इसको कहा गया संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। फर्स्टली इनका पहला फैक्ट है कि पहले फैक्ट में इन्होंने बताया कि ऐसे सारे तत्व जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं और रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास एक स्थायी विन्यास होता है और स्थायी विन्यास की वजह से ऐसे तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं और इसको कहा गया अष्टक नियम। इट मीन्स ऑक्टेट रूल। इसको कहा गया अष्टक नियम। अष्टक नियम। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी का फर्स्ट फैक्ट है कि ऐसे सारे तत्व जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं और रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास को, इट मीन्स अष्टक विन्यास को स्थायी विन्यास कहते हैं और इस पूरी बात को या इस पूरे फैक्ट को हम अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। इट मीन्स अगर अष्टक नियम की बात की जाए तो हम कहेंगे कि अष्टक नियम के अनुसार ऐसे सारे तत्व जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि बाहरी कोश का 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास एक स्थायी विन्यास होता है। कैसा विन्यास होता है? स्थायी विन्यास होता है। तो बच्चों ये बात तो हुई ऑक्टेट रूल की। इसका अगला फैक्ट समझते हैं। अगले फैक्ट में ये बताया गया कि ये जो अष्टक विन्यास है ये कौन कौन से तत्व रखते हैं। इसमें ये बताया गया कि जो अक्रिय गैसें हैं, कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैसें। इट मीन्स इनर्ट गैसेस। जो अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, इन्हीं को हम कहते हैं नोबल गैसेस। इसमें ये कॉसेल और लुईस ने बताया कि हीलियम को छोड़ करके जितनी भी अक्रिय गैसें हैं या जितने भी अक्रिय गैस तत्व हैं उन सभी के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हीलियम के अतिरिक्त अन्य सारे अक्रिय गैस तत्व अष्टक विन्यास रखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ चूंकि इनर्ट गैसेस आई है तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए आवर सारणी में एक वर्ग है या एक ग्रुप है जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप कहते हैं और इसी को ग्रुप नंबर 18 कहा जाता है। इस ग्रुप में 6 एलिमेंट हैं। कौन कौन हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडान। रेडान बच्चों रेडियो एक्टिव है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर हैं 2, 10, 18, 36, 54 और 86, 86।
इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है, इट मीन्स इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो आता है हीलियम का 2 आता है, नियॉन का आता है 2,8, आर्गन का आता है 2,8,8, क्रिप्टॉन का आता है 2,8,18,8। आप हीलियम को छोड़ दीजिए, अन्य सारी जो अक्रिय गैस तत्व हैं उनमें आपको एक सिमिलरिटी समझ में आने लगी होगी कि अन्य जितनी भी अक्रिय गैस तत्व हैं उन सभी के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था हमें यहाँ दिखाई पड़ रही है। आप जब जीनॉन का करते हैं तो देखिए बच्चों 2, 8, 18, 18, 8, 2, 8, 10, 10, 18, 28, 28, 28 और 18, 28 और 18, 46 और 46 और 8, 54। यहाँ पर भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आए। अब जब रेडॉन का करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह की आती है उसको समझ लेते हैं। 2, 8, 18, 32, 18, 8 काउंट करके देख लेते हैं। 2, 8, 10, 10, 18, 28 और 28 और 32, 28 और 32, 60, 28 और 32, 60 और 18, 78 और 78 प्लस 8, इट मीन्स 86। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आए। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि हीलियम को छोड़ करके जितनी भी अक्रिय गैसें हैं इन सारी अक्रिय गैसों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि सारी अक्रिय गैसें अष्टक विन्यास रखती हैं। तो इस वजह से अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, यानी कि रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। अब इसमें अपवाद स्वरूप हीलियम आता है। तो बच्चों हीलियम में यह देखा गया कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, और ये पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, और आपको पता है कि पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रह सकते हैं। इट मीन्स हीलियम का पहला कोश कंप्लीट है और इसका पहला कोश ही बाह्य कोश है। तो इस वजह से ये देखा गया कि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, और ये जो व्यवस्था है हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको भी साइंटिस्टों ने स्थायी विन्यास मान लिया। और हीलियम जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों में एक ऐसा इकलौता तत्व है जिसका पहला कोश बाह्य कोश है और वो एकदम कंप्लीट है। तो ये आपने समझा। तो सेकंड फैक्ट में ये बताया गया कि हीलियम को छोड़कर के जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, यानी कि जितने भी अक्रिय गैस तत्व हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, यानी कि रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए अगला फैक्ट समझते हैं, फैक्ट नंबर 3। इसमें ये बताया गया, फैक्ट नंबर 3 में ये बताया गया कि अक्रिय गैस तत्वों के अतिरिक्त जितने भी तत्व बचते हैं वो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इट मीन्स अष्टक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसको एक बार फिर समराइज करें। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि अक्रिय गैस तत्वों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व अपने बाह्य कोश में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास, इट मीन्स अष्टक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो 3 तरीके अपनाते हैं। वो तरीके क्या हैं इनको समझ लीजिए, हम इनको बताते हैं। पॉइंट ए, बच्चों अक्रिय गैस तत्वों के बारे में जो फैक्ट है यहाँ पर, इसको आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक, हाँ, ये बताया गया कि अक्रिय गैस तत्वों के अतिरिक्त अन्य जितने भी तत्व हैं वो 3 तरह से अष्टक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा।
इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा। तीसरा तरीका है बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा, जबकि यहाँ एक कंडीशन जुड़ी हुई है, जबकि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु दे। तो बच्चों ये तीन तरीके हैं जिनका यूज करते हुए परमाणु अपने बाहरी कोश में अष्टक विन्यास प्राप्त करने की। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का मतलब है या तो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी का मतलब है कि या तो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, या दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, या एक एक की होगी, या दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, या तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। बच्चों तीन से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होती है। सी पॉइंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एक शर्त जुड़ी हुई है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु दे, दूसरा केवल साझा करे और कोई इलेक्ट्रॉन युग्म या किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन ना दे। अब देखिए बच्चों ये जो थ्री मैनर हैं जिन तरीकों से परमाणु अपने बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इनसे बॉन्ड बनते हैं, ये पॉइंट फैक्ट नंबर 4 में हम समझते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि विद्युत संयोजी बंध। कौन सा बंध बनता है? विद्युत संयोजी बंध। इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के द्वारा बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स सह संयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा, जबकि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु दे, इससे एक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि उप सह संयोजी बंध। उप सह संयोजी बंध। तो बच्चों ये था संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो इसमें मैंने 4 फैक्ट बताए, एक बार इनको फिर देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट फैक्ट बताया कि जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास एक स्थायी व्यवस्था होती है और इसको ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2 मैंने बताया कि अक्रिय गैस तत्वों में हीलियम को छोड़ करके अन्य सभी अक्रिय गैस तत्वों के बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अन्य सारी अक्रिय गैसें अष्टक विन्यास रखती हैं सिवाय हीलियम के। हीलियम के बाह्यकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी ये अक्रिय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हीलियम का प्रथम कोश बाह्यकोश है जो कि पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है कि हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी विन्यास क्यों कहते हैं, तो उसका सीधा सा आंसर है चूंकि हीलियम का प्रथम कोश बाह्यकोश है जो कि पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी विन्यास माना जाता है। फैक्ट नंबर 3 ये कहता है कि अक्रिय गैस तत्वों के अतिरिक्त अन्य सारे तत्व विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा
अब विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो इन 3 तरीकों का यूज करते हैं। पहला मैंने बताया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा, जबकि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु दे। फोर्थ फैक्ट में मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जब अष्टक पूरा किया जाता है तो उससे एक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि विद्युत संयोजी बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के द्वारा जब अष्टक प्राप्त किया जाता है तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा, जबकि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु दे, इससे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि उपसहसंयोजी बंध। तो ये था संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल बॉन्ड पर कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध। बच्चों, अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के बलों के द्वारा बंधे होते हैं, एक विशेष प्रकार के बलों के द्वारा बंधे होते हैं। और जिन विशेष प्रकार के बलों के द्वारा परमाणु बंधे होते हैं उन्हीं बलों को हम रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसको फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के बलों के द्वारा बंधे होते हैं और जिन विशेष प्रकार के बलों के द्वारा अणुओं के अंदर परमाणु बंधे होते हैं उन्हीं बलों को रासायनिक बंध कहा जाता है। जैसे कोई भी अणु ले लें, जैसे मान लो समान परमाणु वाला कोई अणु ले लिया, सपोज करो Cl2 ले लिया, तो Cl2 में 2 क्लोरीन परमाणु हैं, 2 क्लोरीन परमाणु हैं और ये दोनों क्लोरीन परमाणु विशेष प्रकार के बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये विशेष प्रकार का जो बल है इसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल बॉन्ड। अब असमान प्रकार के परमाणुओं का अणु भी हो सकता है, जैसे H2SO4, तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, 1 सल्फर परमाणु है और 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। ये सारे परमाणु एक दूसरे से विशेष प्रकार के बलों के द्वारा बंधे हुए हैं और वही विशेष प्रकार के बल कहलाते हैं रासायनिक बंध। अब बच्चों आते हैं वैलेंसी पर। संयोजकता क्या है? वैलेंसी। बच्चों, वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता। बच्चों, ये वैलेंसी क्लास 9th में आपने पढ़ी थी। अब वैलेंसी की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले इस बात को समझ लेते हैं। बच्चों, लैटिन भाषा में एक वर्ड है वैलेंसिया। वैलेंसिया एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है पावर या कैपेसिटी। पावर मीन्स शक्ति, कैपेसिटी मीन्स धारण करना, शक्ति या धारण करना, और इसका मीनिंग लिया गया है धारण करने की क्षमता। तो वैलेंसी वर्ड की उत्पत्ति लैटिन शब्द, लैटिन एक भाषा है, लैटिन भाषा के शब्द वैलेंसिया से हुई है जिसकी मीनिंग होती है पावर या कैपेसिटी। अब देखिए बच्चों, वर्तमान समय में संयोजकता वर्ड का जो यूज है वो 2 बातों के लिए किया जाता है। पहली बात यह है कि तत्वों की संयोजन क्षमता को एक पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, किस अर्थ में किया जाता है? तत्वों की संयोजन क्षमता को एक पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए। दूसरी बात
उन बलों के लिए जिन बलों के द्वारा अणुओं में परमाणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं। किन के लिए? बलों के लिए। किन बलों के लिए? जिन बलों के द्वारा अणुओं के अंदर परमाणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो बच्चों वर्तमान समय में संयोजकता का यूज इन दो अर्थों के लिए किया जाता है। पहला क्या था? पहला पॉइंट क्या था? तत्वों की संयोजन क्षमता को एक पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए। दूसरा है उन बलों के लिए, उन विशेष बलों के लिए जिनके द्वारा अणुओं के अंदर परमाणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाया था। उसी संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से संयोजकता की डेफिनेशन दी जाती है। अभी मैंने आपको 3 तरीके बताए थे कि तत्व किस तरह से अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। पहला था इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, और दूसरा था इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा, और तीसरा एक विशेष प्रकार की साझेदारी थी। तो उन्हीं में से हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए त्याग किए गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए। साझा किए गए में दोनों फैक्ट आ जाएंगे, एक तो बराबर की साझेदारी और विशेष प्रकार की साझेदारी। तो अब चलो बच्चों इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। स्थायी विन्यास कैसे प्राप्त कर सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। तो अब चलो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि किसी तत्व के द्वारा अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए त्याग किए गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। किसी तत्व के द्वारा अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए त्याग किए गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो ये संयोजकता की डेफिनेशन बन जाती है। किससे मैंने बनाई संयोजकता की डेफिनेशन? संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और है। दूसरी डेफिनेशन जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी कि किसी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित, किसी तत्व के संयोजी कोष में, कहाँ पर बच्चों? संयोजी कोष में। किसी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो बच्चों ये थी संयोजकता जिसको मैंने डिफाइन किया। तो बच्चों आज आपने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा, आपने केमिकल बॉन्ड क्या होता है इसको जाना, आपने ये जाना वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी की डेफिनेशन भी आपने जानी। बच्चों ये एक मैंने सीरीज स्टार्ट की है 11th क्लास की केमिस्ट्री की, जिसमें रेगुलर वे में केमिस्ट्री के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जिन बच्चों को 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़नी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको रेगुलर वे में केमिस्ट्री के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।